वेलकम टू लिव ज्ञान नेट। मैं विनय आनंद आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाइब्रेरी साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज का पार्ट 3 लेकर आया हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ 10 ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, मैं सारे क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, क्योंकि इससे आप अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर गेन करके जाओगे। आप कुछ ना कुछ अपने लिए इंफॉर्मेशन गेन करके जाओगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो जब तक मैं अपने क्वेश्चंस पाता हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है Z39.50 Z39.50 इज ए स्टैंडर्ड फॉर। Z39.50 एक स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड किसके लिए है? क्या ये कम्युनिकेशन फॉर्मेट के लिए है? क्या ये सर्च एंड रिट्रीवल सर्विसेज के लिए? क्या ये कैटलॉगिंग वेब रिसोर्सेज के लिए? या फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए? तो दोस्तों, Z39.50 ये एक प्रोटोकॉल है। और ये कैसा प्रोटोकॉल है? तो ये इंटरनेट पर काम करने वाला प्रोटोकॉल है, जिसके माध्यम से और इसके माध्यम से किया जाता है। तो इसके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करते हैं। तो आप कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए जो प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ करते हैं, उस प्रोटोकॉल को ही Z39.50 कहते हैं। यानी ये क्या है? सर्च एंड रिट्रीवल सर्विसेज का काम करता है। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? कहीं दूर बैठ के अपने कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट अगर आपके पास होगा तो आप क्या कर सकते हो? इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो और उसको रिट्राइव कर सकते हो। इन शॉर्ट में कहा जाए तो ये क्या, एक तरह का टूल है। और ये टूल कैसा है? तो कॉपिंग कैटलॉगिंग को कॉपी करने का ये टूल है। आप क्या कर सकते हो? अपने इंटरनेट के माध्यम से, अपने कंप्यूटर के माध्यम से, एक किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप किसी लाइब्रेरी के ऑनलाइन कैटलॉग को आप एक्सेस कर सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक कोहा का इंटरफेस है। कोहा सॉफ्टवेयर के मदद से आप किस प्रकार से Z39.50 सर्वर को यूज़ करके आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो। दोस्तों, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक पर आप जाकर किस प्रकार से कोहा पर Z39.50 सर्वर का यूज़ करके इंफॉर्मेशन को रिट्राइव किया गया, उसको एक वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया। तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हु एडॉप्टेड वन प्लेस थ्योरी इन द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन वन प्लेस थ्योरी किसने दिया? क्या ये H.E. Bliss थे? क्या ये S. रंगनाथन थे? मेलविन डेवी थे? या J.D. ब्राउन थे? तो दोस्तों, वन प्लेस थ्योरी जो दिया था वो दिया था J.D. ब्राउन ने। ये वही J.D. ब्राउन ने जिन्होंने सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन दिया था। J.D. ब्राउन जो थे वो क्लासिफिकेशन में वर्क करते थे और इन्होंने क्या किया था? अटेम्प्टेड टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ द सेल्फ अरेंजमेंट ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी वर्क। जो इंटरडिसिप्लिनरी वर्क होते हैं, जो उनके सेल्फ अरेंजमेंट को लेकर जो भी प्रॉब्लम हो रहा था, उनको ये डील कर रहे थे। एंड इंश्योर्ड दैट वर्क्स ऑन द सेम टॉपिक वुड बी फाउंड इन द सेम प्लेस। और ये चाहते थे कि जिस एक ही तरह के जो वर्क है, एक ही तरह के जो कृतियाँ हैं, एक ही तरह के जो टॉपिक हैं, उन सबको क्या किया जाए? एक ही प्लेस पर रखा जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने दो तरह के थ्योरी को दिया था। पहला जो थ्योरी था उसका नाम था वन प्लेस थ्योरी। ये वन प्लेस थ्योरी में क्या था? तो इसमें उन्होंने कहा था कि इच सब्जेक्ट हैज़ ओनली वन प्लेस इन द स्कीम इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एस्पेक्ट्स एंड न्यूमरस मैनिफेस्टेशन। उन्होंने वन प्लेस थ्योरी में कहा था कि जो प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसको क्या किया जाएगा? एक ही प्लेस पर रखा जाएगा, एक स्कीम में एक ही प्लेस पर रखा जाएगा। चाहे उसके अनगिनत क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे उसके मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। जैसे अब DDC में आप देखते हो, DDC में अगर कोई एक वर्ड उठा लो तो एक ही वर्ड आपको शेड्यूल में बहुत जगह मिल सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया? एक ही वर्ड के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उस एस्पेक्ट्स को लेकर DDC में अलग अलग जगह पर दिया गया। लेकिन इस वन प्लेस थ्योरी में मानना था कि नहीं, कि जो सब्जेक्ट अलग अलग एस्पेक्ट से भी क्यों ना हो, उसको सिर्फ सब्जेक्ट में, इस शेड्यूल में एक ही जगह रखना चाहिए। तो ये था वन प्लेस थ्योरी। दूसरा इन्होंने दिया था वो था साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन थ्योरी।
इसमें उन्होंने कहा था कि ही प्लेसेज इच सब्जेक्ट एज नियर एज पॉसिबल टू द साइंस फ्रॉम विच इट हैज़ स्प्रंग। कहा कि जिस भी सब्जेक्ट का जो जन्म दूसरे सब्जेक्ट से हुआ, जहाँ से भी उस सब्जेक्ट का जन्म हुआ, तो उसको क्या किया जाए, उसके नियर पॉसिबल जगह पर ही उसको प्लेस किया जाए। यानी जहाँ से उसका जन्म हुआ है, जिस सब्जेक्ट से उस दूसरे सब्जेक्ट का जन्म हुआ, उसी सब्जेक्ट के आसपास में वो होना चाहिए। तो ये उनका दूसरा थ्योरी था, साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन थ्योरी। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हर्समेल सर्विस वाज स्टार्टेड इन द ईयर। हर्समेल एक सर्विस है, इस सर्विस को स्टार्ट कब किया गया था? 1996 में, 1997 में, 1998 में या 1999 में? तो दोस्तों हर्समेल एक सर्विस है, इसको स्टार्ट किया गया था 1999 में किया गया था। तो ये क्या है, ये किस तरह का सर्विस है? तो ये ईमेल सर्विस है। जिस प्रकार से हम लोग जीमेल यूज़ करते हैं, उसी तरह का ये सर्विस है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एक मैसेज दूसरे को मैसेज कर सकते हैं। ये जो ईमेल सर्विस है वो एक इनक्रिप्टेड ईमेल सर्विस है। इनक्रिप्टेड का मीन्स होता है कि अगर एक इंसान है, एक सेंडर है और दूसरा रिसीवर है, तो सेंडर ने रिसीवर को भेजा और रिसीवर ने जब सेंडर को भेजा, तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उस कम्युनिकेशन के बीच को कोई भी देख नहीं सकता। इन दोनों के अलावा कोई भी देख नहीं सकता। इसका जो फाउंडर थे वो थे क्लिफ बाल्टजले थे। दोस्तों ये हमारे हर्समेल का होम पेज है, बिल्कुल जीमेल की तरह ही है। इसमें भी इनबॉक्स है, सेंट है, ड्राफ्ट है, जंक है, ट्रैश है। तो ये हमारा क्या है, जीमेल की तरह एक ये ईमेल सर्विस है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है याहू मेल इज़ एन ईमेल सर्विस लॉन्चिंग। याहू मेल एक सर्विस है, ईमेल सर्विस है। इसको लॉन्च कब किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 1997 में किया गया था। याहू को हम लोग जानते हैं, हम लोग यूज़ भी इसको किए हैं याहू इसको 1997 में लॉन्च किया गया था। इसकी जो कंपनी है वो अमेरिकन पेरेंट कंपनी याहू कंपनी ही याहू मेल को लॉन्च की थी। ये हमारा याहू मेल का इंटरफेस है, होम पेज है। याहू मेल कुछ इस प्रकार का दिखता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जीमेल सर्विस वाज लॉन्च इन द ईयर। जीमेल सर्विस को कब लॉन्च किया गया था? ये 2002 में, 2004 में, 2006 में या 2008 में? तो जीमेल सर्विस है, इसको 2004 में लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च किया गया था गूगल के द्वारा किया था। गूगल ने जीमेल सर्विस को लॉन्च किया था। इसको किया था 1 अप्रैल 2004 को लॉन्च किया गया था। इसके जो फाउंडर थे वो थे पॉल बुशचिक थे। ये जीमेल का हमारा इंटरफेस है। जीमेल बिल्कुल आप सभी लोग यूज़ करते होंगे और अच्छी तरह से इसको जानते भी होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रोटोन मेल सर्विस वाज स्टार्टेड इन। प्रोटोन मेल ये भी एक तरह का ईमेल सर्विस है। इसको कब स्टार्ट किया गया था? तो इसको किया गया था 2014 में स्टार्ट किया गया था प्रोटोन मेल सर्विस। प्रोटोन मेल सर्विस ये भी क्या है, एक ईमेल सर्विस है और जिसको 2014 में फाउंड किया गया था। इसको किया गया था सर्न रिसर्च फैसिलिटी के एंडी येन, जैसन स्टॉकमैन एंड वी स्ट्रॉन्ग के द्वारा किया गया था। ये क्या है, इन टू एंड इनक्रिप्टेड, ये भी इनक्रिप्टेड है प्रोटोन मेल। ये हमारा प्रोटोन मेल का होम पेज है। कुछ इस प्रकार का ये प्रोटोन मेल दिखता है, जिसे ये ईमेल सर्विस ही प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है रिसर्च गेट एन एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग साइट वाज फर्स्ट लॉन्च इन। रिसर्च गेट एक एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसको पहली बार लॉन्च कब किया गया था? क्या 2006 में, 2008 में, 2010 में या 2011 में? तो रिसर्च गेट क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ये सोशल नेटवर्किंग साइट रिसर्चर और साइंटिस्ट के लिए इसको लॉन्च किया गया था, 2008 में लॉन्च किया गया था। ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट है वो साइंटिस्ट और रिसर्चर के लिए, जिसमें साइंटिस्ट और रिसर्चर अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करते हैं, अपने पेपर्स को पब्लिश करते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये काम क्या होते हैं, इस सोशल नेटवर्किंग साइट पर किया जाता है। इस सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज़ करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। यदि आप किसी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर हो तो आपको इंस्टीट्यूट से एक रिसर्च आईडी मिलता है। उसी रिसर्च आईडी का यूज़ करके आप इसमें लॉगिन कर सकते हो और रिसर्चर के भी डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स को आप रीड कर सकते हो, उनसे क्वेश्चन कर सकते हो। और इसको लॉन्च किया गया था 2008 में इजार्ड मैडिस के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये हमारा रिसर्च गेट है। रिसर्च गेट कुछ इस प्रकार का दिखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्री सोर्स एज क्लासिफाइड रंगनाथन। रंगनाथन के द्वारा दिया गया था नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्री सोर्स
तो इसमें से कौन है जो नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्री सोर्स है? क्या ऑडियो विजुअल है, माइक्रोफॉर्म्स है, मैप्स है या पीरियोडिकल्स है? तो दोस्तों इसमें दो आंसर है, ऑडियो विजुअल और माइक्रोफॉर्म्स। ये क्या है? हमारे नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्री सोर्स है। तो दोस्तों एस.आर. रंगनाथन ने जो डॉक्यूमेंट्री सोर्स था उसको 4 भागों में बांटा था, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल और मेटा डॉक्यूमेंट। इसको उन्होंने बांटा था अलग अलग कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में जो बांटा था, तो वो उनको फिजिकल मीडियम ऑफ रिकॉर्डिंग, साइज और मोड ऑफ रिकॉर्डिंग, उस जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरह का डॉक्यूमेंट है, उसकी साइज़ क्या है, उसमें अंदर इंफॉर्मेशन किस प्रकार से पुट किया गया, उसके आधार पर उन्होंने 4 भागों में बांटा था, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल और मेटा डॉक्यूमेंट। जो कन्वेंशनल था वो कन्वेंशनल में क्या था, उसमें जो डॉक्यूमेंट थे उसमें जो इन्फॉर्मेशन था वो बाय द राइटिंग एंड द टाइपिंग के माध्यम से उसमें रिकॉर्ड किया गया था, जैसे बुक्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, मैप्स हैं, टीजी। फिर नॉन कन्वेंशनल था, ये नॉन कन्वेंशनल में क्या था, ये इसमें कन्वेंशनल के जस्ट अपोजिट था, उसमें प्रिंटिंग था, इसमें नॉन प्रिंटेड था। जो भी नॉन प्रिंटेड मटेरियल्स थे उसको नॉन कन्वेंशनल बांटा गया, तो ऑडियो विजुअल्स मटेरियल, माइक्रो प्रिंट्स एंड माइक्रो फिल्म्स। फिर नियो कन्वेंशनल क्या है, माइक्रो डॉक्यूमेंट का एक नया क्लास था जिसमें स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ पेटेंट को रखा गया। मेटा डॉक्यूमेंट में आपके फोटोग्राफ्स आ गए। तो इस तरह से उन्होंने 4 भागों में क्लासिफिकेशन किया था डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एडिशन ऑफ डीडीसी ऑक्सिलरी टेबल एरिया वाज इंट्रोड्यूस्ड? डीडीसी में जो ऑक्सिलरी टेबल एरिया का टेबल है, वो जो टेबल 2 जिसे कहा जाता है, उसे कब ऐड किया गया था? तो उसे ऐड किया गया था 16th एडिशन में ऐड किया गया था। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं हमारे जो डीडीसी उसमें 7 टेबल है अभी 19th एडिशन तक, जिसमें टेबल 1 है स्टैंडर्ड सब डिवीजन, टेबल 2 है एरिया, टेबल 3 है हमारा लिटरेचर, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, टेबल 4 है हमारा लैंग्वेज, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, टेबल 5 है नेशनल, एथनिक एंड नेशनल ग्रुप, टेबल 6 है लैंग्वेज एंड टेबल 7 है पर्सन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नीड थ्योरी इज गिवन बाय मैस्लो इन द ईयर। नीड थ्योरी जो मैस्लो ने दिया था वो कब दिया था? 1941 में, 1937 में, 1943 में या 1947 में? तो दोस्तों नीड थ्योरी जो मैस्लो को, एबी मैस्लो के द्वारा दिया गया था, वो 1943 में दिया गया था। ये जो नीड थ्योरी था, ये मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स भी इसको कहा जाता था। इसको अब्राहम मैस्लो ने 1943 में दिया था। उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। उसमें इन्होंने ये अपना थ्योरी दिया था कि किस प्रकार एक जो इंसान होता है अपने नीड को पूरा करने के लिए उसको अलग अलग तरह के मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, और वो मोटिवेशन एक अलग अलग स्टेज पर आती जाती है। जैसे ये आप देख रहे हो, ये एक ट्रायंगल देख रहे हो, इसमें जो सबसे बेस है ये है आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स, या इसको फिजिकल नीड या बेसिक नीड भी कहते हैं। एक इंसान का जो सबसे बेसिक ज़रूरत होता है वो क्या होता है? रोटी, कपड़ा, मकान होता है। वो उसका मोटिवेशन है, उसको प्राप्त करने के लिए वो काम करता है। तो जब वो फिजिकल नीड पूरा हो जाता है, फिजियोलॉजिकल नीड पूरा हो जाता है, बेसिक नीड जब पूरा हो जाता है, तो वो फिर आगे बढ़ता है। वो फिर उसकी ज़रूरत बढ़ जाती है। अब उसकी ज़रूरत बढ़ जाती है कि क्या वो भी पैसा कमा के उसको जमा करे, अपने सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए जमा करे। तो वो उसकी सेकेंड नीड हो जाती है। फिर बाद में उसकी नीड जब वो पूरा हो जाता है, फिर वो आगे बढ़ता है उसको फिर मोटिवेशन मिलता है कि फिर अब एक नया ज़रूरत को पूरा किया जाए। तो फिर आता है कि एक इंसान जो क्या है वो सोशल एनिमल है, तो वो भी चाहता है कि उसके भी फ्रेंड्स हो, उसके भी अच्छे रिलेशंस हो, वो उसको भी लोग प्यार करें। तो वो फिर इस स्टेज में आ जाता है। फिर जब उसको ये भी मिल जाता है, ये नीड पूरा हो जाता है, फिर वो आता है कि हाँ, क्या मैं कुछ लोगों से अलग दिखूं। तो वो अपने से बाकी लोगों से अलग दिखने के लिए वो क्या करता है, महंगे महंगे फ़ोन रखता है, आईफोन रखता है, महंगी गाड़ियों में घूमता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है और दूसरे लोगों से अपने को अच्छा दिखाता है। जब ये नीड भी पूरा हो जाती है, तब वो आता है कि अब मुझे मेरी सारी नीड पूरी हो गई। तो वो क्या करता है, लोगों के भलाई के लिए जो उसकी गोल है, जो उसका टैलेंट है, जो वो करना चाहता है, उसको पूरा करने के लिए वो लग जाता है। तो उसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो दोस्तों मैं ये सब जो जितने भी तरह के थ्योरीज दिए गए हैं लाइब्रेरी साइंस में, और लाइब्रेरी साइंस से जो रिलेटेड हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं उसको काफ़ी डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा, 2 वीडियो बनाऊंगा, और उसमें काफ़ी अच्छे से सबको डील करूंगा। सो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। और इसके अलावा मैंने 2 वीडियो और बना चुका हूँ, उसको भी देखें। और रिसर्च एप्टीट्यूड का भी मैं सीरीज चला रहा हूँ, उसको भी देखना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच।